डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई चतुर्थ के अंतर्गत भारत की विदेश नीति 1991 से लेकर 1998 तक के समय यानी कार्यकाल का अध्ययन करेंगे। भारतीय विदेश नीति पीवी नरसिंह राव, युग 1991 से 1996। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री हुए, जिनके नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति का संचालन किया गया और 1991 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय हालात की दृष्टि से ये परिवर्तनकारी साल था या वर्ष था, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया और खाड़ी युद्ध में विजय के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व राजनीति में सर्वोपरता कायम हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि इस 1991 में जो 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध था, जिसमें पूरी दुनिया दो ध्रुवों में विभक्त थी, यानी द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, उसमें सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध का अंत हुआ और उसके पश्चात पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में खड़ी हुई और इन हालातों में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत को अपनी विदेश नीति का निर्वहन करना था। तो इस समय को ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और इस बदलते हुए परिदृश्य में भारत को अपनी विदेश नीति का संचालन इस तरीके से करना था जिससे कि भारत के राष्ट्रीय हितों की सही ढंग से प्राप्ति हो सके, यानी भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपने भारतीय विदेश नीति का निर्वहन संचालन करना आवश्यक था। और इस पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षण आयाम इस प्रकार हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में विचार विमर्श के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिकरण और सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को संयुक्त राष्ट्र की बढ़ी हुई सदस्य संख्या के अनुरूप अधिक प्रतिनिधित्व बनाने का दृढ़ता के साथ समर्थन किया। यानी इस दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण और सुरक्षा परिषद में सुधार पर प्रमुखता से बल दिया गया। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में सितंबर 1992 में और कार्टागेना अक्टूबर 1995 में संपन्न महत्वपूर्ण 10वीं एवं 11वीं कूटनीतिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत और सार्क। भारत सार्क के चार्टर के आदर्शों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण रूप से वचनबद्ध रहा। सार्क द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं और कार्यशालाओं में भारत की सतत एवं सक्रिय भागीदारी रही। अप्रैल 1993 में प्रधानमंत्री श्री राव ने सार्क देशों के ढाका शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन मई 1995 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ और भारत की पहल से सार्क देशों में एक वरीयता व्यापार व्यवस्था, जिसे साप्टा कहते हैं, SAPTE, को 8 दिसंबर 1995 से प्रारंभ करने का निर्णय दिया गया। इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना। इजराइल के प्रति भारत के रुख में परिवर्तन के संकेत 16 दिसंबर 1991 को उस समय परिलक्षित हुए जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जियोनिज्म को रेसिज्म मानने वाले 1975 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए भारत ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया। अणु अप्रसार संधि। पश्चिमी देशों का भारत पर निरंतर दबाव है कि वह अणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करे।
भारत निरंतर इस बात की मांग करता रहा है कि अणु अप्रसार संधि के संबंध में तर्कपूर्ण संवाद प्रारंभ किया जाए तथा इस बात पर बल देता रहा है कि इसका क्षेत्र विस्तार 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की भूमिका के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें नाभिकीय अस्त्रों के हर तरह के परीक्षण पर हर परिस्थिति और हर काल में पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरसिंह राव का स्पष्ट मत था कि अणु अप्रसार संधि के प्रावधानों पर पुनर्विचार और इनमें संशोधन किया जाए ताकि अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और भेदभाव से मुक्त व्यवस्था बन सके। G15 के क्रियाकलापों में भारत की प्रभावी भूमिका। G15 विकासशील देशों का समूह है और G15 के क्रियाकलाप भारत का लगातार ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। भारत ने काराकास, न्यूयॉर्क, जिनेवा और डकार में G15 की तैयारी बैठकों में भाग लिया। आर्थिक और व्यापारिक हितों के संरक्षण पर विशेष बल। अपनी उदार आर्थिक नीतियों तथा व्यापार, पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी प्रभाव को तेज करने के लिए विदेश मंत्रालय ने विदेश स्थित अपने मिशनों केंद्रों के द्वारा भारत के आर्थिक हितों का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए विशिष्ट अभियान छेड़ा। भारत और पड़ोसी। भारत दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांति, मैत्री और सहयोग के संबंध विकसित करने के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत रहा। नेपाल के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री राव ने अक्टूबर 1992 में नेपाल की सद्भावना यात्रा की। भारत और भूटान के बीच परंपरागत घनिष्ठ संबंध और सुदृढ़ हुए। प्रधानमंत्री राव 1993 को भूटान की सद्भावना यात्रा पर गए। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ। 3 बीघा गलियारे से संबंध पुरानी समस्या सुलझ गई और भारत ने एक पट्टे के अंतर्गत 3 बीघा को बांग्लादेश के नियंत्रण में दे दिया। अक्टूबर 1992 में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वर्ष 1992-93 के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 5 बार मुलाकात की। चीन के साथ भारत के संबंधों में निरंतर सुधार हुआ। शंघाई और मुंबई में कौंसल आवास पुनः खोले गए। इस प्रकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ। भारत और अमेरिका। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व वातावरण में आए परिवर्तनों ने दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय संबंधों का पुनः मूल्यांकन करने का अवसर दिया। अमेरिका ने भारत द्वारा किए गए आर्थिक उदारीकरण का स्वागत किया और इस प्रक्रिया को उत्साहित किया और बहुपक्षीय संस्थाओं से ऋण के लिए भारत के अनुरोध का समर्थन किया। मई 1994 में प्रधानमंत्री राव ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका से संबंध सुधारने का प्रयास किया। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति भी रही, क्योंकि अणु अप्रसार, परमाणु अप्रसार, मानवाधिकार और कश्मीर मसलों पर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद कायम रहा। भारत और जापान। जून 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव की जापान यात्रा और जापान के राजकुमारी अकेशिनो की भारत यात्रा 1992-93 के दौरान भारत जापान के बीच संबंधों में उल्लेखनीय घटना रही। भारत और जर्मनी। जर्मन चांसलर हेलमुट कोल ने 1993 में भारत की यात्रा की और भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंधों के कारण ही नरसिंह राव को 2 बार जर्मनी आने के लिए निमंत्रित किया गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में अनेक शिखर सम्मेलनों, G15 के देशों के शिखर सम्मेलनों, कोलंबो तथा ढाका में सार्क शिखर सम्मेलन, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जकार्ता में 10वीं और कार्टागेना में 11वीं निर्गुण सम्मेलन में भारत की नई छवि और शांतिपूर्ण नीतियों को प्रदर्शित किया।
भारतीय विदेश नीति अटल बिहारी वाजपेयी एवं एच डी देवगौड़ा युग 1996 से 1997। इसमें मात्र अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 दिन के लिए ही सत्तारूढ़ हुई और इनमें कोई विशेष विदेश नीति के संदर्भ में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। लेकिन एच डी देवगौड़ा उसके पश्चात वाजपेयी सरकार के त्यागपत्र के पश्चात संयुक्त मोर्चे के नेता श्री एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विदेश नीति के संदर्भ में एक नई व्याख्या दी और देवगौड़ा के समय 1996-97 में भारतीय विदेश नीति में नए उतार चढ़ाव आए और कुछ इस प्रकार हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT। CTBT का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये याद रखना है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि विश्व भर में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई संधि या समझौता है, जिसका 1993 में भारत अन्य देशों के अलावा अमेरिका के साथ सह प्रस्तावक था। लेकिन 1995 में उसने यह कहते हुए कि यह संधि सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण के समयबद्ध कार्यक्रम से जुड़ी हुई नहीं है, सह प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया। 20 अगस्त 1996 को भारत ने जेनेवा में इस विवादास्पद संधि के मसौदे को औपचारिक रूप से वीटो भी कर दिया। CTBT पर भारत ने अपना विरोध दर्ज करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह संधि परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए संधि के वर्तमान स्वरूप पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए निर्वाचन। अक्टूबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का चुनाव भारत हार गया। दिसंबर में इंडोनेशिया द्वारा रिक्त की जाने वाली इस सीट को भरने के लिए जापान ने भारत ने अपना दावा पेश किया। जापान को 142 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, भारत को केवल 40 देशों ने अपना वोट दिया। इसमें CTBT पर भारत का मुख्य विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के चुनाव में हार का प्रमुख कारण रहा। G15 भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की दिशा में देवगौड़ा सरकार ने एक तरफा तौर पर अनेक कदम उठाए। प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो को भेजे गए शुभकामना संदेश में दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की पेशकश की। 1997 में भारत और पाक विदेश सचिव स्तरीय वार्ता प्रारंभ हुई। नवंबर 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। दिसंबर 1996 में गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। G15 शिखर सम्मेलन। विकासशील राष्ट्रों के संगठन G15 का छठा शिखर सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 1996 को जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में संपन्न हुआ और भारत के प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने सम्मेलन में स्पष्ट कहा कि श्रम मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध नहीं है, अतः इन्हें विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखा जाना चाहिए। भारत आसियान का सहभागी सदस्य। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक 20 जुलाई 1996 को जकार्ता में आयोजित हुई। 24 जुलाई 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया। विश्व व्यापार संगठन और भारत। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में सदा व्यापार के साथ श्रम प्रतिमान जैसे सामाजिक सवालों को जोड़ने का विरोध किया और सिंगापुर में हुए विश्व व्यापार संगठन के पहले मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने बड़े देशों के दबाव के आगे समर्पण कर दिया। लेकिन सिंगापुर सम्मेलन व श्रम प्रतिमानों के उल्लेख पर सहमत हो गया। गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गुजराल सिद्धांत का समर्थन भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें जो गुजराल सिद्धांत है वो पड़ोसी देशों, खास तौर से दक्षिण एशियाई देशों के साथ मधुर संबंधों को बनाए रखने पर जोर देता है और इसमें विशेष रियायतों के साथ, यानी एक तरफा रियायतों के साथ भारत के पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना गुजराल सिद्धांत कहलाता है, जिसमें पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जाती और एक तरफा उनको रियायत देने की भारत ने पेशकश भारत के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने, इसलिए इसे गुजराल सिद्धांत कहा जाता है कि भारत के पड़ोसियों से, खासतौर से दक्षिण एशियाई देशों से मधुर संबंध बनाने की नीति या प्रस्ताव या सिद्धांत गुजराल सिद्धांत कहलाता है। भारतीय विदेश नीति इंद्र कुमार गुजराल। एच डी देवगौड़ा सरकार में इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे और 1997 में वो भारत के प्रधानमंत्री हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उनका विदेश नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान इस प्रकार है। भारत पाक शिखर वार्ता, इस दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने आपसी विवाद के सभी मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए एक हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सार्क शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने 12 से 14 मई 1997 को माले में संपन्न 9वें सार्क शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में दक्षिण एशिया की विशिष्ट पहचान बनाने का आह्वान किया। दक्षिण एशियाई देशों के इस संगठन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने व सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन का प्रस्ताव किया। भारत अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि। जून 1997 में भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री गुजराल की नेपाल यात्रा। प्रधानमंत्री गुजराल एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जून 1997 को नेपाल यात्रा पर रहे। नेपाल यात्रा के पहले ही दिन दोनों देशों के बीच एक विद्युत व्यापार समझौते तथा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही जल संसाधन के दोहन से संबंधित महाकाली संधि के अनुमोदित दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार 1991 से 1998 तक भारत की विदेश नीति के प्रमुख आयाम या लक्षण कौन कौन से रहे। प्रत्येक प्रधानमंत्री जो भी 1991 से 1998 के दौरान रहे, उन्होंने भारतीय विदेश नीति में क्या नए बदलाव किए या पुरानी निरंतरता जो विदेश नीति के तरता के सिद्धांत थे उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया और भारत के पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका रही, इसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया। इसको आप पुनः पढ़ें, पुनः याद करें, महत्वपूर्ण चीज़ों को आप देखें और महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन कब हुए उनको भी आप याद करें। धन्यवाद।